जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डेटा पैटर्न्स को लेकर आई एक अपडेट से। एस रंगाराजन सर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेटा पैटर्न्स के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी 3 से 4 हफ्ते पहले ही हमारे द्वारा विकसित किया गया जो इंडिजिनस सीकर है, इसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से टेस्ट किया गया है और यह डीआरडीओ की तरफ से आयोजित किए गए एक मिसाइल ट्रायल का हिस्सा था। उन्होंने कहा इसकी जो टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंस है उसने हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट किया है और जो अभी टेस्ट था ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। ये इंडिजिनस सीकर टेक्नोलॉजी जो है ये क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में ये जो रशियन सीकर्स हैं इनको रिप्लेस करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए जो सीकर है सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, क्योंकि यही जो अलग अलग टारगेट्स हैं इनको डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करता है और ऐसे में जो प्रिसीजन स्ट्राइक है उनको पूरा करने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमने जो इंडिजिनस सीकर है इसको टेस्ट कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक के बाद एक जो डिटेल स्पष्टीकरण है वो सामने आता जा रहा है और एक इन्फोग्राफिक हाल ही में शेयर करी गई है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक ने पाकिस्तान को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है इसका एक डेटा सामने रखा गया है, जहां पर कंफर्म तौर पर बताया जा रहा है कि इंडिया का जो रिटेलिएशन था ऑपरेशन सिंदूर में ये काफ़ी स्विफ्ट, सर्जिकल और डेवास्टेटिंग था और पाकिस्तान इसको कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले वो छुपा नहीं सकता। अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो हवा में 4 फाइटर जेट्स को एलिमिनेट किया गया है। इसमें एक हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट जो है वो शामिल था, यानी कि इसमें एवैक्स की बात हो सकती है की गई हो। इसके अलावा जो सरफेस मिसाइल्स हैं इनको इंटरसेप्ट किया गया है, क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है और इसको मिड फ्लाइट में ही न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावा एनिमी की तरफ से जो मल्टीपल अनमैन एरियल व्हीकल्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं इनको ही हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक में ध्वस्त किया गया है। वहीं अगर हम ज़मीन पे बात करें तो ज़मीन पे पाकिस्तान का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा 4 F-16 फाइटर जेट्स के यहाँ पर टर्मिनेट किए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के भारत यहाँ पर एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से जो प्रूफ है वो देता जा रहा है। और हम सब ने सैट इमेजेस में ऑलरेडी देखा है कि पाकिस्तान को अलग अलग एयर बेसेस में किस प्रकार का नुकसान हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान के डिलुलू रिपब्लिक की बात करें तो डिलुलू रिपब्लिक अभी भी पाकिस्तान के उस चूरन को मांग रही है और इनफैक्ट अब तो जो फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी क्लेम को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक सिंगल सैटेलाइट इमेज भी सामने नहीं रखी, ना कोई रेडार डेटा सामने रखा है जहाँ पर स्पष्ट हो सके कि पाकिस्तान के दावे पुख्ते हैं। उन्होंने कहा हमने दिल्ली को निशाना बनाया, हमने उधमपुर को निशाना बनाया, हमने कई जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन किसी को लेकर एक सिंगल सबूत भी पाकिस्तान की तरफ से अभी तक पेश नहीं किया गया। उन्होंने एक पीपीटी में ही सब दिखाकर निपटा दिया। वहीं भारत ने अपने स्ट्राइक्स का प्रूफ सैटेलाइट इमेजेस के साथ में दिया है और जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के उस क्लेम को भी नहीं मान रहे जहां पर उन्होंने राफेल जेट्स को मार गिराए जाने की बात करी थी। जैसे जैसे तेजस मार्क 2 को रोल आउट किए जाने की डेट नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आती जा रही है। हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपको बताया कि तेजस मार्क 2 में से 70% असेंबली वर्क है ये पूरा हो चुका है और इसे इसी वर्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा। तो वहीं एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 में जो इंडिजिनस कॉन्टेंट है इसको भी बढ़ाया गया है। फर्स्ट बैच से ही तेजस मार्क 2 में जो इंडिजिनस कॉन्टेंट है वो हमें 80% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। आने वाले भविष्य में कोशिश तो यही रहेगी कि इसमें 100% इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ किया जाए। हालांकि इनिशियल जो वेरिएंट्स हैं या कह लें शुरुआती 120 एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक F414 से इक्विप होकर आने हैं और अगर हम 100% आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जेट इंजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो सबसे प्राथमिक चीज़ है वो है तेजस मार्क 2 का आना और आप इंतज़ार करिए, जून और जुलाई से आपको इसकी जो पहली तस्वीरें हैं वो देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमें जल्द देखने को मिले। क्या रूस ने अपने Su-57 के दावे को मजबूत करने के लिए राफेल को बदनाम करना शुरू कर दिया है? क्या जो बैड पीआर है ये लगातार भारत के राफेल के अगेंस्ट यूज़ की जा रही है? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि ऐसा मिलिट्री एनालिस्ट मान रहे हैं। दरअसल काफ़ी दिन से आपने देखा होगा कि रशिया टुडे, जो कि रशिया का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है एक, उसने लगातार राफेल को लेकर उल्टे सीधे जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे हैं। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अलग अलग सोर्सेज के हवाले से बात करी और उन्होंने ये कहा कि भारत को अब एडवांस फिफ्थ जनरेशन पर स्विच करने की ज़रूरत है। और उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जो कि काफ़ी विवादास्पद थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि राफेल के परफॉर्मेंस के चलते इंडोनेशिया ने तकरीबन $8 बिलियन की जो डील थी डसाल्ट एविएशन के साथ उसको स्क्रैप कर दिया है।
लेकिन बाद में डसाल्ट एविएशन ने खुद स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, डील यथास्थिति पे बनी हुई है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। इसको लेकर कुछ एक्सप्लेनेशन सामने रखे गए हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देखिए रूस को भारत के राफेल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भारत को वो इंटेंशनली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो अपने जो एयरक्राफ्ट है उसका पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रूस ने कई बार ये कहा है कि राफेल के चलते भारत ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर यहाँ पर SU-57 होता तो फिर परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का आर्टिकल इस समय पब्लिश किया जा रहा है आरटी की तरफ से, उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने एक सिंगल राफेल के मार गिराए जाने का सबूत नहीं दिया, ना ही राफेल का कोई रिकेज आज तक बरामद हुआ। जिसको आप लोग राफेल का रिकेज मान रहे थे, वो पाकिस्तानी मिराज 5 निकला, जो कि बॉर्डर के सटे एरिया से रिकवर किया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या रूस वाकई अपने SU-57 को प्रमोट करने के लिए, उसके दावे को मजबूत करने के लिए ये हरकत कर रहा है, या फिर वजह कुछ और है? और क्या अगर अब भारत डील साइन करता है तो भारत को वाकई FJFA पर जाना चाहिए, या एडिशनल राफेल हमारे लिए सही होंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान यह दावा करता है कि उन्हें 2026 तक जो J-31 है या J-35 है सॉरी, ये मिलने शुरू हो जाएंगे। हम लोग जब भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें एक टर्म हमें काफ़ी सुनने को मिलता है, वो है एडॉप्टिव साइकिल इंजन का। और ये माना जाता है कि जो कि 6th जनरेशन इंजन होंगे, उसमें हमें जो एडॉप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये महज कॉन्सेप्ट बनकर नहीं रह गई है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनका XA100 इंजन जो है ये सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है, और ये 3 स्ट्रीम एडॉप्टिव साइकिल इंजन है, और इसने अपने टेस्टिंग कैंपेन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसने बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और एक्सेलरेशन का प्रदर्शन किया है। ये यूएस एयरफोर्स के जो फ्यूचर के प्रोग्राम है उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, और आने वाले भविष्य में ये XA102 जैसे जो इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके मार्ग को प्रशस्त करेगा। अब अगर हम XA100 की बात करें, तो ये इंजन बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से विकसित किया गया है, जो कि एक 3 स्ट्रीम एडॉप्टिव साइकिल इंजन है, और ये यूएस एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। यह ट्रेडिशनल 2 स्ट्रीम इंजन से काफ़ी अलग है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एयर फ्लो है उसको एडजस्ट कर सकता है, जो कि ऑप्टिमल फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है, थ्रस्ट प्रदान करता है, और फ्लाइट के दौरान कूलिंग को भी काफ़ी अच्छे रखता है। ये 25% तक बैटल फ्यूल एफिशिएंसी जो है प्रदान करता है। इसके अलावा ये 30% तक अधिक रेंज को प्रदान करता है, और इसमें 10% तक हमें जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और 20% हमें फास्ट एक्सेलरेशन भी देखने को मिलता है। वहीं इसका जो थर्मल मैनेजमेंट है ये ट्रेडिशनल इंजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एडैप्टिव साइकिल इंजन जो है ये महज एक परिकल्पना बन के नहीं रह गया है। और आपको बता दें, इस समय रूस भी इसी प्रकार के इंजन पर काम कर रहा है, और टेम्पेस्ट के लिए भी इसी प्रकार के जो एडैप्टिव साइकिल इंजन्स हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। और कई बार भारत ने भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है उसमें हमें एडैप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी को आने वाले भविष्य में हम इंक्लूड होता देख सकते हैं। हालांकि कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मीडिया के हवाले से हैं वही बात की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, एडैप्टिव साइकिल इंजन क्या अब एक नया रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है, और क्या भारत को भी अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी में इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।